नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें पूरी आशा है कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आधारित होगा। आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर ईमानदारी पूर्वक शेयर कर दीजिए, और कोई पहली बार चैनल के ऊपर आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? शकुंतला नाटक। फिर अगला है, रामायण महानाटक किस भाषा में लिखा गया है? तो रामायण महानाटक की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन, किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ, विष्कंभक, भरत वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है? तो उस आरंभिक नाटक का नाम है आनंद रघुनंदन। और आनंद रघुनंदन ये नाटक किसका है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर दे करके बताना है। फिर अगला है, वीर हरदौल, प्रद्युम्न, प्रबुद्ध यामुन ये नाटक किसके हैं? वियोगी हर जी के हैं, वीर हरदौल और प्रबुद्ध यामुन। अगला है, प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 ईस्वी में लिखा है? तो उसका नाम क्या है नाटक का? राजश्री। फिर अगला है, मेवाड़ की पन्नाधाय को अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक व्रत लेकर गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा नाटक है? तो उस नाटक का नाम है राजमुकुट। फिर अगला है, प्रेम की वेदी ये नाटक किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है, प्रेम की वेदी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला है, उदय शंकर भट्ट का कौन सा नाटक बुद्ध के जीवन पर आधारित है? उसका नाम है मुक्तिपथ, जो कि बुद्ध के जीवन पर आधारित है। किसका है? उदय शंकर भट्ट जी का। फिर अगला है, एक साम्यहीन साम्यवादी नाटक किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का है ये। गो संकट नाटक किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। कलराज की सभा नाटक किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। दीवार की वापसी ये नाटक किसका है? तो इसको शंभुनाथ सिंह जी ने लिखा है। अगला है, एक तोले अफीम की कीमत नाटक किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। 18 जुलाई की शाम नाटक किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। अगला है, बीमार का इलाज नाटक किसका है? उदय शंकर भट्ट जी का है। सुवास नाटक किसका है? काशीनाथ सिंह जी का है। युगांतर नाटक किसका है? अमृतलाल नागर का है। हल्ला बोल ये नाटक किसका है? विजय तेंदुलकर जी का है। पीली दोपहर नाटक किसका है? जगदीश चतुर्वेदी जी का है। कल भात आएगा ये नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम सभी लोग। अगला है आपका, काला मुंह नाटक किसका है? गोविंद चातक जी का है। कल्पतर की छाया नाटक किसका है? कामतानाथ जी का है। बाहुबली नाटक किसका है? कुंथा जैन का है, बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक। युवा सन्यासी नाटक किसका है? कैलाश वाजपेयी जी का है। राम की लड़ाई नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है नाटक राम की लड़ाई। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, नाटक के किस प्रकार में
10 अंक होते हैं। तो ये प्रकरण में 10 अंक होते हैं। अगला है, नाटक के किस प्रकार में एक पात्र होता है? तो उसे भाण कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, क्या है? मुख, गर्भ, विमर्श नाटक के अंतर्गत क्या कहा जाता है? इनको नाट्य संधियां कहते हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? लाला सीताराम जी ने किया है शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद। फिर है, राधाचरण गोस्वामी के किस नाटक में स्त्री गमन पर व्यंग है? बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे। फिर अगला है, इसमें चरित्रहीनता, छल कपट से भरी स्त्रियों, लुच्चों, लफंगों आदि के बीभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए गए हैं। किशोरी लाल गोस्वामी का उस नाटक का नाम क्या है? चौपट चपेट, जिसमें लुच्चे लफंगों आदि का चित्रण किया गया है। अगला है, अति अंधेर नगरी, ये नाटक किसका है? देवदत्त शर्मा का। क्या नाम है? अति अंधेर नगरी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला है, काशी का जुलाहा नाटक किसका है? गोविंद वल्लभ पंत का है। उज्बक नाटक किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। कृषक दुर्दशा नाटक किसका है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी का है। लिपस्टिक की मुस्कान नाटक किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। काजल की कोठरी नाटक किसका है? मणाल पांडे का है। चीन भारत युद्ध पर आधारित शिव प्रसाद सिंह का नाटक कौन सा है? घाटियाँ गूंजती हैं। चतुर्भुज राक्षस, ये नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, सौवर्ण, ये नाटक किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। फिर उसके बाद में है, विद्यापति के नाटकों के नाम क्या है? रुक्मिणी हरण, पारिजात इत्यादि। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या है? मिलान करना है, उस हम लोग आगे देखते हैं। तो मिलान में क्या है? लीला महाराष्ट्र, भवाई बिहार, यात्रा गुजरात, अंकी उत्तर प्रदेश, ललिता यक्षगान पश्चिम बंगाल। तो सही मिलान क्या होगा? लीला उत्तर प्रदेश, भवाई गुजरात, यात्रा पश्चिम बंगाल, अंकी बिहार, ललिता तथा यक्षगान महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है, गोपाल चंद्र गिरधर दास से पूर्व 1835 में काठमांडू नेपाल में कौन सा नाटक खेला गया था? कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम, ये जो है खेला गया है। अगला है, भारतेंद्र युग में सबसे अधिक अनुवाद किस नाटककार के नाटकों के हुए हैं? तो उनका नाम है विलियम शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा अनुवाद भारतेंद्र युग में किए गए हैं। अगला है, बद्रीनाथ भट्ट का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक कौन सा है? दुर्गावती 1925 ईस्वी में। अगला है, प्रसाद की नाटकों की कालावधि कब से कब तक है? 1915 से 1937 ईस्वी तक। अगला है, पुराण का अर्थ क्या है? जिसमें पुराना नया हो जाए। पुराण का अर्थ क्या है? पुराना नया हो जाए वही पुराण है। ये परिभाषा कौन देता है? रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं, जिसमें पुराना नया हो जाए वही पुराण है। अगला है, समस्या नाटकों के जन्मदाता के रूप में प्रचारित बर्नार्ड शॉ का संबंध किस देश से है? तो ये इंग्लैंड के हैं बर्नार्ड शॉ। 1926 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर अगला है, अमृतलाल नागर के रेडियो नाटकों के संकलन का नाम क्या है? चंदन वन के नाम से इनके रेडियो नाटक संकलित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चक्करदार, सीढ़ियाँ और अंधेरा, ये भी नाटक इनके हैं। अगला है आपका, भीष्म साहनी का कौन सा नाटक मूलतः पंजाबी में लिखा गया है? उसका नाम है मुआवजे। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर ने अपने किस नाटक में मॉडर्न
एलिगेरी कहकर संबोधित किया है तो उसका नाम है पहला राजा नाटक। इसमें नाटक को क्या कहा है? मॉडर्न एलिगेरी। फिर अगला है खड़ी बोली का पहला व्याकरण किसने लिखा है? जोहान जोशुआ केटलर ने लिखा है। अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनीत कुमार चटर्जी ने हिंदी का प्रथम व्याकरण किसको माना है? हिंदुस्तानी ग्रामर को, जो कि रचना जॉन गिलक्राइस्ट की है। अगला है भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया है? हार्नले ने किया है। फिर है भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 13 प्रकार के भाषा परिवार माने हैं भोलानाथ तिवारी जी ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा को भारोपी परिवार के किस वर्ग में स्थान दिया गया है? केंतुम वर्ग में। भारतीय आर्य भाषाओं की विकास यात्रा सामान्यतः कितने वर्षों की है? 3500 वर्षों की है विकास यात्रा भारतीय आर्य भाषाओं की। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वैदिक संस्कृत में आपकी कितनी ध्वनियाँ हैं? 52 ध्वनियाँ हैं। लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ हैं। अगला है वाल्मीकि रामायण तथा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम किस भाषा में रचा गया है? लौकिक संस्कृत में। फिर है पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ कौन सा माना जाता है? मोगलान व्याकरण, ये पाली भाषा का है। अगला है संस्कृत के नपुंसक लिंग द्विवचन विसर्ग के विलुप्त होने पर प्रक्रिया यानी मध्यकालीन किस आर्य भाषा में है? वो पाली भाषा में है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला आपका क्वेश्चन है अवधी भाषा में या और वा के बदले किसका प्रयोग होता है? जा और छोटा ऊ का। किसमें? अवधी भाषा में या और वा के बदले जा और ऊ आता है। फिर है अवधी भाषा में ला के बदले किसका प्रयोग होता है? रा का प्रयोग होता है। अवधी भाषा में स्वर के कितने भेद हैं? अतिहरस्व और ह्रस्व, ये भेद है, अतिहरस्व और ह्रस्व अवधी में। अगला है सूरसेन का दूसरा नाम क्या है? ब्रजमंडल है। 3 विशुद्ध ब्रजभाषी क्षेत्र कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, आगरा। यहाँ पर शुद्ध रूप से ब्रजभाषा बोली जाती है। भुक्सा, जादोवाटी और डांगी किसकी उपबोली हैं ये? तो ये ब्रजभाषा की उपबोली हैं, भुक्सा, जादोवाटी और डांगी। अगला है कठिन, क्लिष्ट, अलंकृत ब्रजभाषा का प्रयोग साहित्यिक रचनाओं में किसमें हुआ है? दृष्टिकूट पदों में हुआ है। अगला है किन स्वरों का ब्रजभाषा में बाहुल्य है? तो ऐ औ का ब्रजभाषा में बाहुल्य यानी कि अधिकता देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद में है गंगा यमुना की उत्तरी दोआब में कौन सी बोली प्रचलित है? तो गंगा यमुना की उत्तरी दोआब में खड़ी बोली और कौरवी यानी खड़ी बोली जिसको कौरवी भी कहा जाता है प्रचलित है। फिर है किस बोली एक बड़ी भारी विशेषता है स्वरमध्यगत द्वित व्यंजन जो दीर्घ स्वर के बाद उच्चरित होता है उसे खड़ी बोली कहते हैं। अगला है आवा, अहित, अल्प आयु, शरद मास में ये किस प्रकार के शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं सभी। फिर है शरीर, रस, समान, शब्द, रस, अंग, सनातन, ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये तत्सम शब्द हैं। अगला है हिंदी के प्रायः सभी सर्वनाम कैसे होते हैं? तो ये तद्भव होते हैं हिंदी के प्रायः सभी सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है डांडी ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये तिब्बती शब्द है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। तो अत्यंत में अति है, संरक्षक में सम उपसर्ग है, किन्नर में किम है और अलंकृत में अलम उपसर्ग है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय बताइए। तो दीक्षा में आ प्रत्यय है, मरण में अन प्रत्यय है, लाघव में आ प्रत्यय है और रावण में अन प्रत्यय है। अगला है पानी, मोती, ये लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है।
फिर अगला है आपका ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट या अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? इसको उपनिषद कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट या अंतिम भाग को। अगला है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद से हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव, पंचविश ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। फिर अगला है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली है। दीपवंश ग्रंथ किस भाषा का है? ये पाली भाषा का है। विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किसकी रचना है? बुद्ध घोष की है विशुद्धिमग्ग रचना। फिर है सदनीति व्याकरण किसकी रचना है? अग्गवंश की है ये सदनीति व्याकरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है पाली में अनुस्वार को किस नाम से अभिहित किया गया है? किस नाम से अभिहित किया गया है? निगहित के नाम से। फिर है आचार्य दंडी ने भूत भाषा किसको कहा है? चूलिका पैशाची को भूत भाषा आचार्य दंडी जी ने कहा है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ज्योतिषर ठाकुर जी ने वर्ण रत्नाकर रचना में। विष्णुप्रिया किसकी मुख्य बोली है? या असमी की है। अगला है माझी, डोगरी, दोआबी, राठी किसकी बोलियां हैं? तो ये सभी पंजाबी की बोलियां हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की का शब्द है। ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म किसने माना है? प्रोफेसर आज़ाद जी ने आबे हयात में माना है कि ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म हुआ है। अगला है बांगरू बोली का अन्य नाम क्या है? तो इसे हरियाणवी कहते हैं। ढूंढाड़ी का अन्य नाम क्या है? तो इसे जयपुरी कहा जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बनाफरी उपबोली किस मुख्य बोली से संबंधित है? तो ये बुंदेली से संबंधित है। सिंघली के आदि रूप को क्या कहते हैं? तो एलू कहते हैं। पैसाची भ्रंश को केकय कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसाची भ्रंश को केकय कहा जाता है। अगला है प्राकृतानुशासनम, ये रचना किसकी है? पुरुषोत्तम देव जी की है। अपभ्रंश त्रयी किसकी रचना है? लालचंद्र गांधी की है अपभ्रंश त्रयी। फिर है हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश के स्वर्णकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? 7वीं से 11वीं शती तक। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को शुक्ल ने क्या कहा है? तो साहित्यिक अपभ्रंश को शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी कहा है। सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को क्या कहा है? प्राचीन कोशली कहा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को। फिर है अपभ्रंश या अवहट्ट में किस छंद का प्रयोग नहीं हुआ है? तो घनाक्षरी का प्रयोग उसमें नहीं हुआ है। अगला है अपभ्रंश में कारकों की संख्या कितनी है? तो 6 कारक हैं अपभ्रंश में। इकार बहुला बोली कौन सी है? तो ये आपकी है भोजपुरी इकार बहुला। अगला है पुरानी मारवाड़ी को क्या कहते हैं? तो पुरानी मारवाड़ी को जो है डिंगल कहा जाता है। उसके बाद में विदेशिया किसकी रचना है? तो विदेशिया ये भिखारी ठाकुर की रचना है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर। अवधी को गांव की भाषा किसने कहा है? तुलसीदास जी ने कहा है। प्रद्युम्न चरित रचना किसकी है? ये सुधीर अग्रवाल जी की है प्रद्युम्न चरित। अगला है पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, परंतु राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में ये कथन किसका है विद्यार्थियों? तो धीरेन्द्र वर्मा का है। धीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में लिखा गया है, परंतु राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। अगला है खड़ी बोली को मर्दानी भाषा या जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा है? सुनीत कुमार
चटर्जी जी ने क्या कहा है, मर्दानी भाषा या जनपदीय हिंदुस्तानी खड़ी बोली को। अगला है खड़ी बोली का अर्थ सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या बताया है, सीधी। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है, तो 11 स्वर माने हैं, 33 व्यंजन माने हैं, कुल कितने माने हैं, 44। किसने, कामता प्रसाद गुरु जी ने। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। किन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, तो या और वा अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। वर्तस्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, सा, रा, ला, ना आदि, ये क्या है, वर्तस्य ध्वनियाँ हैं। अगला है स्वर यंत्रमुखी ध्वनि कौन सी है, तो स्वर यंत्रमुखी हा है, इसको काकल्य भी कहा जाता है। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ड़ा और ढा, ये क्या है, द्विगुण भी हैं और इनको उच्छिप्त भी कहते हैं। अगला है स्वर के उच्चारण के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फिर अगला है हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहा गया है, कामता प्रसाद गुरु जी को कहा गया है। हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण किसे कहा गया है, ब्रजभाषा का व्याकरण। ब्रजभाषा का व्याकरण एवं ब्रजभाषा व्याकरण किसकी रचना है, किशोरीदास वाजपेयी जी की है। फिर उसके बाद में है व्याकरण दर्पण, ये रचना किसकी है, शिवपूजन सहाय की है। अगला है आपका पाणिनि में वैदिक भाषा को क्या नाम दिया गया है, तो इसको छंदस भाषा कहते हैं। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, तो हिंदी किस प्रकार की है, ये वियोगात्मक भाषा हिंदी है। दरद का प्राचीन नाम क्या है, पैसाची प्राकृत है दरद का प्राचीन नाम। अगला है प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान कौन से हैं, हेमचंद्र, मार्कंडेय, लक्ष्मीधर और सिंह देवमणि, ये सब क्या मानते हैं, संस्कृत की उत्पत्ति यानी प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। अगला है पुस्तक और उनके रचनाकारों का मिलान करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सी पुस्तक किसकी है। प्राकृत संजीवनी वासुदेव की है, प्राकृत सर्वस्व मार्कंडेय की है, शांतन कुमारचर्य याकोबी की है, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश तगारे की है, छठ भाषा चंद्रिका ये लक्ष्मीधर की है, वाक्यपदीयम भर्तृहरि की है, निशीत चूर्ण ये श्री जिंदा सगड़ी महत्तर की है। अगला है अर्धमागधी का नाम अर्धमागधी क्यों पड़ा, मगध देश के आधे प्रदेश की भाषा होने के कारण इसको अर्धमागधी कहा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है महावीर, भगवान महावीर स्वामी का संपूर्ण धर्मोपदेश प्राकृत के किस क्षेत्रीय प्राकृत में निबद्ध है, तो प्राकृत के अर्धमागधी प्राकृत में। फिर है किस विद्वान ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है, सीताराम चतुर्वेदी जी ने। अगला है किस विद्वान ने आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग में किया है, तो वे हैं हरदेव बाहरी जी। फिर है किस विद्वान ने आर्य भाषाओं का वर्गीकरण अपभ्रंश के क्षेत्रीय आधारों पर किया है, भोलानाथ तिवारी जी ने। अगला है प्राकृत की किस अवस्था से प्रसर्गों का आरंभिक विकास होने लगता है, तो ये अपभ्रंश से प्रसर्ग का विकास अपभ्रंश की ये होने लगता है, ये प्रमुख घटना मानी गई है। फिर अगला है हिंदी के सर्वनामों के आरंभिक चिन्ह प्राकृत की किस अवस्था में दिखने लगे थे, अपभ्रंश की अवस्था से ही। आगे बढ़ेंगे, क्या है मिलान करना है। चलिए पंजाबी राठी, सिंधी लाड़ी,
मराठी माहरी असमी बिशनपुरिया। फिर है 13वीं-14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने वाले अबुल हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। ये कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा जी का है। क्या कहते हैं धीरेन्द्र वर्मा जी? 13वीं या 14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने वाले अबुल हसन या अमीर खुसरो हैं। फिर अगला है हिंदी तथा उर्दू मूलतः किस भाषा के शब्द हैं? तो हिंदी ये फारसी का शब्द है, उर्दू तुर्की का शब्द है। अगला है विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ मिलान कीजिए, यानी किसने क्या कहा है? तो सुनीत कुमार चटर्जी जी ने सीधी भाषा कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश भाषा कहा है, गिलक्राइस्ट ने गंवारू कहा है, किशोरी दास वाजपेयी जी ने खड़ी पाई से संबंधित इसका अर्थ माना है। अगला है बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी, बघौनी अवधी की मुख्य बोलियां किस विद्वान ने मानी है? भोलानाथ तिवारी जी ने। अगला है अवधी भाषा में संज्ञा के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो 3 रूपों का प्रयोग मिलता है इसमें अवधी के। कौन कौन से? लरिका, लरिकवा, लरिकौना, 3 प्रकार से अवधी के रूप हैं। उसके बाद में अगला है धीरेन्द्र वर्मा ने बंगाली भाषा की बहिनें कहा है? बिहार, उड़िया और असमिया को। ग्रियर्सन ने किसे आधार बनाकर भाषा का वर्गीकरण किया है? तो ध्वनि, शब्द समूह, व्याकरण और अपभ्रंश। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, समझ से परे जा रहा है, इसलिए हम अगला देखेंगे। वैदिक संस्कृत में कौन सा समास नहीं है? तो वैदिक संस्कृत में अव्ययी भाव समास आपका नहीं है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि भी है, द्वंद्व भी है। अगला है पाल को किसने कलिंग की भाषा माना है? तो ओल्डन वर्ग ने पाल को कलिंग की भाषा कहा है। निम्न में से किसका मानना है कि अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग चंड ने अपने ग्रंथ में किया है, प्राकृत लक्षणम में किया है? तो भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, रामचंद्र शुक्ल आदि ने। आगे बढ़ेंगे। सही कथन क्या है? कन्नड़ से अधिक तेलुगु बोलने वालों की संख्या है, ठीक है। तमिल की छोटी बहन मलयालम को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को निपात भी कहते हैं। फिर अगला है सही कथन, चूलिका प्राकृत का भेद है। भरत मुनि ने 7 प्राकृतों की चर्चा की है। वर्तमान में हैदराबादी हिंदी को दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दक्षिणी हिंदी, हैदराबादी हिंदी को। अगला है ताशी के इतिहास में प्रसिद्ध यानी हिंदुई और हिंदुस्तानी नाम ठीक इसी अर्थ में आए हैं। सिंधी ये सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। गुरमुखी और फारसी भी लिखी जाती है। बोलियां हैं बिलोची, लासी, सिराइकी, थरेली, लाडी आदि। अगला है लहंदा के अन्य नाम हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी, शारदा लिपि की एक उपशाखा है। फिर पौमचर्यु में उदीयमान हिंदी के छुटपुट उदाहरण मिलते हैं। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। किसने? कीथ महोदय ने। फिर अगला है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। ब्राचट जो है सिंधी की बोली है। याकोबी सुनीत कुमार चर्यु की भूमिका पुस्तक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि माना है। अपभ्रंश के भेद तगारे, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश इनकी रचना है। इन्होंने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी 3 अपभ्रंश के भेद बताए हैं। किसने? तगारे ने।
अगला है रुद्रट ने काव्यालंकार नामक पुस्तक में 6 भाषाओं का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अभिरोक्ति कहा है। उसके बाद में है वाग्भट्ट और हेमचंद ने अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द ग्राम भाषा माना है। वररुचि प्राकृत प्रकाश, प्राकृत के भेद, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैसाची प्राकृत है। सद नीति व्याकरण में क्या है? याज्ञवंश का ग्रंथ है। 1154, 27 अध्याय हैं, 1341 इसमें सूत्र हैं। मोगलान व्याकरण मोगलान की है, 817 सूत्र है इसमें। कच्चायन व्याकरण महाकच्चायन की है, 7वीं सदी में लिखा गया है। फिर जो है विनय पिटक संघ संचालन के लिए शिक्षाओं का संकलन महावग्ग, जिसमें चुलवग्ग, पाचिति और पाराजिक है। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने किया? प्रोफेसर स्लेगल ने। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। अफ्रीका भूखंड भाषा परिवार के क्षेत्र हैं सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होते तोत, बुशमैनी परिवार। केंतुम वर्ग की भाषाएं जर्मनी, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइक और इटालिक है। अगला है आधुनिक आर्य भाषाओं का समय 1000 ईस्वी है। प्राकृत से पहले पाइल और अंत में पाली हुआ। मैक्स विलर पाटलिपुत्र या पाल से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। फिर है सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय हैं। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, इसमें 5 निकाय हैं। खुद्द निकाय, दीर्घ निकाय, मध्य निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय आदि। फिर उसके बाद में राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 30। अगला है राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम थे? 12 नियम। राजभाषा नियम कितने वर्ग क्षेत्र है? 3 वर्ग क्षेत्र। संसदीय राजभाषा की कितनी उपसमितियां हैं? 3 उपसमितियां हैं। अगला है अष्टम अनुसूची में विदेशी भाषा कौन सी है? तो वो है नेपाली। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय में है? अध्याय 1 में है। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद हैं? 3 अनुच्छेद हैं। संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 में किस अध्याय में है? 4थे अध्याय के अंतर्गत। अगला है भाग 17। कौन सा है? भाग 17 उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 348, 49 किस अध्याय में है? अध्याय 3 में। अगला है बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा में कौन सा राज्य द्विभाषी वर्ग का है? तो वो है हरियाणा। निर्णय डिक्रिया अंग्रेजी में होंगे किस अनुच्छेद के? यानी निर्णय और डिग्रियां ये सब अंग्रेजी में होंगे किस अनुच्छेद में? 348 में। सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। संसद के किस प्रयोजन से संबंधित है? राजभाषा संकल्प 1968 से। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार केंद्र सरकार के सभी फॉर्म
नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष, मोहरें किस भाषा में होंगी? हिंदी और अंग्रेजी में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं किसकी प्रेरणा से स्थापित हुई? महात्मा गांधी जी के। संविधान का भाग 17 शीर्षक राजभाषा के किस नाम से विख्यात है? मुंशी आयंगर फार्मूला। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों ने विविध प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जाने, समझे। हमें आशा और उम्मीद है कि ये सत्र कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लोगों की समझ में आया होगा। सेशन को लाइक करिए, अधिकतम साथी मित्रों में शेयर करिए, और उन विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। और हम मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।